माइंडफुल मूवीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2022 की एक साइंस फिक्शन फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है मूनफॉल। 2011 में अंतरिक्ष यात्री ब्रायन, जोकिंद्रा और मार्कस एक उपग्रह की मरम्मत के मिशन के बीच में हैं। तब अचानक उनके सिस्टम खराब होने लगते हैं और उनके सामने खतरनाक कुछ चीजें उड़ते दिखाई देता है। एक अजीब धातु से बना काला झुंड। यह झुंड तेजी से पास आता है और उसके जहाज से टकराता है। जोगिंद्रा बाहर निकल जाते हैं और मार्कस का बुरा हाल होते हैं। तभी ब्रायन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जहाज में लगा हुआ रस्सी उसे खींच लेता है और वह अपने दोस्त को अंतरिक्ष में खो देता है। जहाज में फिर से प्रवेश करने के बाद ब्रायन मार्कस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम डाउन हो जाता है। तब वह पृथ्वी पर लौटने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। तभी उसे दिखाई देते हैं कि झुंड चंद्रमा में एक छेद में प्रवेश कर रहा है। ब्रायन किसी तरह सफलतापूर्वक जहाज को धरती पर वापस लाने में सफल होते हैं। पहले तो उसे इस काम के लिए पूरा देश में नायक की तरह सम्मान दिया गया, लेकिन 1.5 साल की लंबी जांच के बाद उसकी काला झुंड वाला कहानी पर लोगों को शक होने लगा। जोकिंद्रा भी उसका बचाव नहीं कर पाई क्योंकि वह तब बेहोश हो गई थी जब वो घटना हुआ था। नासा ने फिर ये फैसला सुनाए कि मार्कस की मौत मानवीय त्रुटि के कारण हुआ और फिर ब्रायन को नासा से निकाल देते हैं। नासा से निकलने की बाद वह अपना घर भी खो देता है, इसलिए उनकी पत्नी ब्रेंडा और बेटा सन्नी ब्रेंडा की मां के साथ चले जाते हैं। 10 साल बाद केसी हाउसमैन नाम के एक व्यक्ति कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में चौकीदार के रूप में कार्य किया हुए दिखाई देते हैं। वह एक दिन कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए प्रोफेसरों के कार्यालयों में गलत तरीका से घुस जाता है। वह कार्यालयों का टेलीस्कोप का उपयोग करने के लिए चिली के राष्ट्रीय वेधशाला का पर्सनल साइट में लॉगिन करता है और यहाँ तक कि प्रोफेसर होने का नाटक करते हुए फोन भी करने लगते हैं। वो चंद्रमा की कक्षा की ट्रैकिंग के पूरी जानकारी के फाइल को प्रोफेसर के बजाय अपने व्यक्तिगत ईमेल पर भेजने का अनुरोध करते हैं। फिर वह अपनी दूसरी नौकरी, जो कि एक फास्ट फूड का कैशियर के काम है, किसी तरह पहुंचते हैं। तभी वेधशाला से सही में उसके लिए एक ईमेल आते हैं। उनका शक सही है, चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के कुछ अधिक ही करीब घूम रही है। खुद को एक डॉक्टर बोलते हुए वह नासा को कॉल करने का प्रयास करता है, लेकिन नासा का सार्वजनिक फोन नंबर बस पूछताछ के लिए ही है, उसका वैज्ञानिक से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इस बीच जोकिंद्रा को अचानक सुबह सुबह अविश्वसनीय रूप में काम पर बुलाए जाती है। वो अपने बेटे जिम्मी की रेडी करने और अपनी कामवाली बाई मिशेल को कुछ निर्देश देने के बाद वह अंतरिक्ष केंद्र में जाती है, जहां उसे सूचित किया जाता है कि चंद्रमा की कक्षा स्थानांतरित हो गई है। उनके उपग्रह ने चंद्रमा की सतह पर कुछ अजीब सी चीज का फोटो उठाया, एक छेद से निकलने वाली अजीब ऊर्जा। वापस आते हैं केसी के पास। उन्होंने नासा को फोन करने की हर तरह की कोशिश किए, लेकिन नाकामयाब रहे। फिर उसका बिल्ली, जो एक उसका न्यूज़पेपर पर टीटी कर रहे होते, उस पेपर पर उसका नजर गया। वो एक संग्रहालय में अंतरिक्ष यात्री दिवस मनाने का खबर को देखा। वह अपने सारे रिसर्च पेपर को प्रिंट करता है और संग्रहालय के लिए निकलता है। संग्रहालय में स्कूल के कुछ बच्चों का आगे एक लेक्चर का प्रबंधन किया गया था। जब केसी वहां पहुंच गए तब वहां का लोग सोचता है कि वह वही है जो उन्हें लेक्चर देगा। केसी ने भी विचार किया कि यही मौका है अपने सिद्धांतों को लोगों के आगे पेश करना। केसी बताते हैं कि चंद्रमा एलियंस द्वारा निर्मित एक कृत्रिम मेगा स्ट्रक्चर है और इसलिए उसका अंदर खोखला है। जिस व्यक्ति को यह भाषण देना था वह असल में ब्रायन थे, लेकिन उस दिन वो भूल गया और देर तक सो रहा था। तभी उसके मकान मालिक ने उसे जगाया क्योंकि वो महीनों से किराया नहीं भरा था। ब्रायन खिड़की से भागते हैं और वो संग्रहालय पहुंचते हैं, जहां केसी तुरंत उसे अपनी खोज के बारे में बताता है। ब्रायन उस पर विश्वास नहीं करता और उसे बाहर निकालने के लिए सुरक्षाकर्मी को कहता है, लेकिन उसके जाने से पहले केसी ब्रायन पर अपने रिसर्च पेपर उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन ब्रायन उन्हें उठाकर कूड़ेदान में फेंक देता है। बाद में ब्रायन को उसका पत्नी ब्रेंडा का फोन आया और उसे टीवी चालू करने के लिए कहते हैं।
उसका बेटा सन्नी समाचार पर दिखाई देते हैं क्योंकि वह पुलिस के साथ तेज गति से गाड़ी भगा रहा था। कुछ दिनों बाद ब्रायन सन्नी के मुकदमे में जाता है और जज को अपने बेटे का बचाव करने की कोशिश में झूठ बोलकर पूरी बात को बर्बाद कर देता है। सन्नी को जेल भेजा जाता है। बाद में ब्रायन फोन पर ब्रेंडा के नए पति टॉम के साथ बहस करने लगते हैं, जो वकील के फीस अदा किया था। तभी ब्रेंडा आकर ब्रायन को समझाने लगे। इस बीच केसी वृद्धाश्रम में अपनी मां से मिलने जाता है और उससे कहता है कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करते। उसकी मां उसे समझाते हैं। उधर नासा के कार्यालयों में डिप्यूटी डायरेक्टर अल्बर्ट हचिंस जोकिंडा को उनकी हाल की खोजों को दिखा रहा है। चंद्रमा एक अंडाकार कक्षा में प्रवेश कर चुका है, जिसका अर्थ है कि लगभग 3 सप्ताह में चंद्रमा पृथ्वी पर टकराएगा। तब इस बात को गहराई से जानने के लिए जोकिंडा चंद्रमा पर वापस जाना चाहता है, लेकिन उनके पास साधन नहीं है। अल्बर्ट घोषणा करते हैं कि हर कोई इस मुद्दे के बारे में तब तक चुप रहे जब तक कि वे कुछ फैसला न ले, लेकिन ये जानकारी एक गुमनाम स्रोत ने इंटरनेट पर लीक कर दिया। उधर ब्रायन जज के पास जाता है और अपने बेटे को मुक्त करने के लिए उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन जज के पास उसे सुनने का समय नहीं, क्योंकि हर कोई इंटरनेट पर फैला हुआ खबर के कारण शहर छोड़ रहा है, जिस बात को केवल ब्रायन ही अभी तक नहीं सुना है। वह टीवी ऑन करता है और अल्बर्ट को प्रेस से बात करते हुए देखता है, यह समझाते हुए कि वे एक चंद्र मिशन भेजेंगे और घबराने की कोई बात नहीं। टॉम भी शहर छोड़ना चाहता है, लेकिन ब्रेंडा सन्नी को जेल में नहीं छोड़ना चाहती। टॉम उससे कसम खाते हैं कि उसका वकील उसे बाहर निकाल देगा और उसे कोलोराडो भेजने का एक रास्ता खोजेगा, क्योंकि दुनिया भर के शहर बड़े पैमाने पर शहर छोड़ने, लूटपाट और दंगों से गुजरने लगे। नासा चंद्रमा का असामान्यता की जांच के लिए एक SLS ब्लॉक 2 नाम का जहाज भेजता है। न्यूज चैनल आधिकारिक घोषणा का पालन करते हैं, लेकिन साजिश के सिद्धांतों के बारे में भी बात करना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि मेगास्ट्रक्चर का भी उल्लेख करते हैं। ब्रायन यह सुनकर चौंक जाता है और केसी द्वारा फेंका गया पेपर को खोजने के लिए संग्रहालय में वापस जाता है, और जब वह उन्हें वो मिल जाते हैं, वो फिर पेपर में उल्लेखित केसी की वेबसाइट को देखता है और एक आपातकालीन बैठक के बारे में पता चलता है जो कि केसी जल्द ही आयोजित करेगा। नासा का जहाज चंद्रमा पर पहुंचता है और वो छेद के नीचे एक छोटा जहाज भेजता है, जो कुछ समय के लिए लगातार नीचे जाता है, लेकिन अचानक वह वापस ऊपर आने लगे। तभी कंप्यूटर चंद्रमा की कक्षा को फिर से बदलते हुए दिखाता है और एक काला झुंड छेद से बाहर आता है और उसलस पर हमला करता है, जिससे तुरंत ही अंदर के सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो जाते हैं। इस बीच ब्रायन होटल में केसी की बैठक में जाता है, जहां उसे कुछ ही लोगों से घिरा हुआ पाता है। ब्रायन केसी को एक रेस्तरां में ले जाते हैं ताकि वह यह जान सकें कि नासा से पहले केसी को यह बात कैसे पता था। केसी वर्षों से दूर के ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं जो एलियंस द्वारा बनाया मेगास्ट्रक्चर की तलाश में हैं। इस तलाश में उसे पता लगा कि चंद्रमा भी एक मेगास्ट्रक्चर ही है, जो कि एक चौंकाने वाली बात था। एक मेगास्ट्रक्चर में उसका पावर कोर के चारों ओर एक कठोर खोल से बनाया गया है और चंद्रमा के अंदर निश्चित रूप से इसे बंद करने के लिए कुछ हुआ होगा। उस समय चंद्रमा के स्थानांतरित होने के परिणाम से पृथ्वी में अधिक तबाही होना शुरू होते हैं। तटीय शहर अब तूफानी लहरों के शिकार हैं। शहर में बाढ़ आने लगी है और मीटिंग के लोग भी अब होटल से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए ब्रायन उन्हें सुरक्षा के लिए ऊपर भेजता है। केसी तेजी से नहीं चल सकता है और एक लहर से वो टकरा जाता है, इसलिए ब्रायन को उसे बाहर निकालने के लिए पानी में कूदना पड़ा। जोकिंडा और अल्बर्ट मिशन फुटेज को देखते हैं और उसे समझ आते हैं कि झुंड बुद्धिमत्ता के लक्षण दिखा रहा है, इसलिए यह एक एलियन होना चाहिए। पृथ्वी ऐसी किसी चीज से निपटने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अल्बर्ट अपना इस्तीफा देता है और जोकिंडा को नया डिप्यूटी डायरेक्टर बनाती है। जोकिंडा नासा के गुप्त क्षेत्र में जाती है और अपने अंतिम मिशन के फुटेज ढूंढती है, जो पुष्टि करता है कि ब्रायन ने हमेशा सच कहा था।
जिस झुंड ने उन पर हमला किया वह वही है जो वे अभी देख रहे हैं। उसके बाद नासा के एक पूर्व अधिकारी होल्डन फील्ड से संपर्क किया, जो उनके सवालों का जवाब दिया। 1969 में जब प्रसिद्ध अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरा तो 2 मिनट के लिए मिशन नियंत्रण से संपर्क टूट गया। दरअसल मिशन नियंत्रण ने फीड को बंद कर दिया ताकि दुनिया को पता न चले कि उन्होंने उस दिन चंद्रमा पर क्या पाया। चंद्रमा की पपड़ी के नीचे से अजीब तरह से स्पंदन करने वाली रोशनी निकल रही थी और नासा ने इसे गुप्त रखने का फैसला किया क्योंकि वह तकनीक पृथ्वी से कई साल आगे थी और उन्हें यकीन नहीं था कि वे इसे रोक सकते हैं। उनका एकमात्र शॉट जुलू एक्सरे 7 नामक एक मिलिट्री कार्यक्रम था, लेकिन बजटीय कारणों से इसे बंद कर दिया गया। जोकिंडा तब मिलिट्री ऑफिसर से अनुरोध करती है कि क्या वे एक समाधान पर एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसे यह कहते हुए ठुकरा दिया कि यह अब उनका ऑपरेशन है। जोकिंडा मिलिट्री जनरल जो कि उसके पूर्व पति डग डेविडसन को यह बताते हैं कि परमाणु भेजना एक भयानक विचार है क्योंकि उसका बुरा असर सभी को मार डालेगी, लेकिन डॉग अपने लोगों पर ज़्यादा भरोसा करता है और उसे भी ठुकरा देता है। वह उसे और जिम्मी को अपने घर वापस आने के लिए कहता है, लेकिन जोकिंडा आपात स्थिति में अपना पद छोड़ने से इनकार कर देती है। वह चाहती है कि डॉग उसे जुलू एक्सरे 7 भेजे, भले ही वह अधूरा हो, क्योंकि यह ईएमपी उनकी एकमात्र आशा है। डॉग तभी कहता है कि अगर वह वादा करती है कि वह और जिम्मी ईएमपी लॉन्च के बाद उनके जीवन में लौट आएगी। उस रात बाद में एक सैन्य हेलीकॉप्टर होटल में ब्रायन को लेने जाता है और वह तभी जाने के लिए राजी होते हैं अगर केसी को भी उसके साथ लाया जाए। वे लोग मान जाते हैं। उसका बाद वे जोकिंडा से मिलते हैं, जो उन चीजों को समझाने की कोशिश करता है। तब केसी ने स्वीकार किया कि वह वही था जिसने जानकारी को ऑनलाइन में लीक किया था, क्योंकि यह एआई झुंड पृथ्वी की तकनीक को पहचान सकता है। जोकिंडा ब्रायन को अपनी टीम में भर्ती करती है क्योंकि वह एकमात्र अंतरिक्ष यात्री है जिसने कभी बिना ऊर्जा से जहाज को धरती पर उतारा है। ब्रायन एक शर्त रखते हैं कि उसके बेटे को जेल से रिहा किया जाए और सुरक्षा के लिए उसे स्टेशन लाया जाए। सौदा स्वीकार किए जाने के बाद चालक दल ईएमपी को संग्रहालय से स्टेशन लाने की तैयारी करते हैं। तभी दुनिया भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों से गुजरना शुरू कर देती है, जिसका चंद्रमा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि चंद्रमा के पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण नहीं है, चाहे वह कितना भी करीब हो। और ये केसी के मेगास्ट्रक्चर सिद्धांत के लिए एक और प्रमाण है। सेना नासा में पहुंचती है और ब्रायन को ईएमपी को विस्फोट करना सिखाती है और बदले में ब्रायन बताते हैं कि उनके पास हाथ से गणना करने वाला नेविगेटर कैसे होगा ताकि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग न करना पड़े। वे लैंडिंग के लिए केवल अपने थ्रस्टर्स पर भरोसा करेंगे। दुर्भाग्य से एक भूकंप बेस तक पहुंच जाता है और जहाज को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। अब जहाज को वे लॉन्च नहीं कर सकते, इसलिए जोकिंडा अपने टीम को स्टेशन छोड़ने और अपने परिवार के साथ अपने अंतिम क्षण बिताने के लिए कहते हैं और उनकी कड़ी मेहनत के लिए सभी को धन्यवाद भी देती है। स्टेशन पर से अधिकांश लोग चले जाते हैं और जब जोकिंडा भी ऐसा ही करने वाली होती है तो वह देखती है कि केसी अभी भी गणना कर रहा है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के खिंचाव के 80% से अधिक होगा। इसका मतलब यह है कि यदि वे अपने जहाज चंद्रमा के लिए लॉन्च करते हैं तो चंद्रमा पृथ्वी के ठीक ऊपर होगा। वे इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का उपयोग लॉन्च करने के लिए आराम से कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग चले गए थे, वे इसे जहाज को उड़ाने के लिए आखिरी मिनट की टीम बनाते हैं। ब्रायन पायलट होगा, जोकिंडा नेविगेट करेंगे और केसी गणना करेंगे जब वे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर देंगे। इसका बाद केसी अपनी मां को, जोकिंडा और ब्रायन अपने बेटों को अलविदा कहते हैं, जो कि मिशेल के साथ डॉग से मिलने के लिए जा रहे हैं। ब्रायन सोनी को एक बंदूक भी देते हैं अगर रास्ते में जरूरत पड़े। जैसे ही तीनों लॉन्च करने के लिए तैयार होते हैं, एक विशाल गुरुत्वाकर्षण लहर बेस से टकराती है और इमारतों को नष्ट कर देती है। पानी जहाज को भी छूता है,
लेकिन इससे पहले कि वह इसे निगल सके, ब्रायन जहाज को चंद्रमा के आकर्षण से चलाने में सफल हुए। सबसे पहले वे जहाज को रिचार्ज करने के लिए पास के उपग्रह से ईंधन लेते हैं, जबकि केसी अपनी मोबाइल से सेल्फी लेते रहते हैं। उधर चंद्रमा करीब आ रहा है, इसलिए उन्हें जल्दी सब कुछ करने की जरूरत है। वे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर देते हैं और ब्रायन मैन्युअल रूप से थ्रस्टर्स को सक्रिय करता है। इस बीच मिशेल और लड़कों को सड़क के बीच में हथियारबंद लोगों के एक समूह द्वारा रोका जाता है, जो उनकी जीप चुराते हैं। सोनी किसी तरह उसका पिस्टल को बर्फ पर गिराकर छुपाए रखने में सफल होते हैं, लेकिन जिम्मी के बैग को वे लोग ले जाते हैं, जहां उसका फोन भी रखा हुआ था। अब फोन के बिना वे डॉग को बंकर के बाहर लेने के लिए नहीं बुला सकते हैं। उन्हें आप बंकर तक पहुंचने के लिए एक दूसरी कार की जरूरत है, इसलिए सन्नी कार मांगने के लिए अपनी मां के घर में जाता है। लेकिन चंद्रमा का मलबा पृथ्वी पर आप गिरने लगा है और चंद्रमा की निकटता के कारण मौसम खराब हो रहा है, इसलिए मिशेल और लड़कों को तब तक छिपना पड़ता है जब तक कि वह गुजर न जाए। उधर जब जहाज चंद्रमा के काफी करीब हो जाता है तो ब्रायन ईएमपी के साथ एक रोवर में निकल जाता है और जहाज पर वापस लौटने से पहले इसे चारा के रूप में स्थापित करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को सक्रिय करता है। तभी एआई झुंड दिखाई देता है, लेकिन रोवर के और जाने के बजाय यह जहाज के पीछे जाता है। ब्रायन सोचता है शायद ईएमपी के रिमोट कंट्रोल का सिग्नल ने एआई का ध्यान आकर्षित किया है, इसलिए ब्रायन इसे नष्ट कर देता है। लेकिन झुंड तभी भी पूरा जहाज को निगलने का इरादा रखते हुए करीब आता है। तब ब्रायन को पता चलता है कि यह केसी का फोन के सिग्नल के कारण है। ब्रायन तुरंत इसे भी नष्ट कर देता है। इससे झुंड फिर वापस दूर जाने लगा। इस बात से जोकिंडा को एहसास हुए कि यह ईएमपी के बजाय एआई को इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में कार्बनिक पदार्थों की तलाश करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसका मतलब है कि उन्हें जहाज को चंद्रमा में उड़ाना होगा और ऐसा करने के लिए उनके पास केवल 2 घंटे होंगे, अन्यथा सेना मिशन को विफल मानेगी और अपने परमाणु लॉन्च करेगी। पृथ्वी पर वापस वहां एक बार हवा शांत हो जाने के बाद मिशेल और लड़के अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। उसका घर एक निजी पड़ोस के अंदर है, इसलिए जब वे गेट के पास पहुंचते हैं तो हथियारबंद पड़ोसियों ने उन्हें कोई और सोचकर गोली चलानी शुरू किया। शुक्र है टॉम उनके आने की खबर सुनता है और उन्हें लेने जाता है। सन्नी को मुश्किल से अपनी मां और सौतेली बहनों के साथ फिर से वक्त बिताने का समय मिला, क्योंकि उन्हें एक संदेश मिलता है कि क्षेत्र के सभी लोगों को खाली करने की जरूरत है। फिर सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए वे कुछ ऑक्सीजन टैंक लेने के लिए फायर स्टेशन में रुकते हैं, क्योंकि जल्द ही ग्रह पर चंद्रमा के बुरे प्रभावों में वायुमंडलीय अपव्यय शामिल होगा और सांस लेना मुश्किल होगा। तभी वे अचानक जीप चुराने वाले लोगों को मिलते हैं, लेकिन इस बार सन्नी उनके लिए तैयार है। वह अपने पिस्टल का उपयोग करता है जिसे ब्रायन ने उसे दिया था। वे उन लोगों को बंधक बनाने में सफल होते हैं और जिम्मी का चुराई हुई बैग को भी पुनर्प्राप्त करते हैं। फिर वे सभी ऑक्सीजन सिलेंडर गाड़ी में भर लेते हैं। ईएमपी प्राप्त करने के बाद जहाज क्रेटर्स के बीच के छेद से होकर उड़ जाता है और चंद्रमा के अंदर चला जाता है। वहां वे केसी के सिद्धांत की सही होते हुए देखते हैं। यह सच है, चंद्रमा वास्तव में एक शक्ति कोर के चारों ओर निर्मित एक मेगा स्ट्रक्चर है। तब उन्हें झुंड दिखाई देते हैं तो वे उस पर ईएमपी फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जहाज अचानक अपने आप चलने लगता है। झुंड उन्हें लगभग पकड़ लेता है, लेकिन उनको आश्चर्य करते हुए एक दरवाजा खुलता है और एक प्रकाश जहाज को अंदर लेके जाते हैं और फिर तुरंत दरवाजा बंद होते हैं, जिससे कि एआई का झुंड अंदर नहीं घुस पाते। हालांकि खराब लैंडिंग के वजह से जहाज नष्ट हो गया और तीनों बेहोश हो गए। उसी समय जहाज का दरवाजा खुलता है और वही रोशनी उन्हें स्कैन करने लगती है। क्योंकि इस मिशन को बहुत लंबा समय लगा है, तो सेना अपने परमाणु हथियारों को लॉन्च करने के लिए तैयार होते हैं। उधर फिर से सनी और उसके परिवार का पीछा कुछ लुटेरे करने लगा जो उन पर गोलियां चला रहे हैं।
इसलिए टॉम वापस फायर करता है, जबकि सोनी कार को गिरने वाले मलबे से दूर करने की पूरी कोशिश करता है। अचानक उनके ठीक सामने जमीन पर एक गड्ढा आ जाता है। सन्नी तब भी कार को नहीं रुकते और कार उसके ऊपर से छलांग लगा देता है। इससे उन्हें पीछा करने वालों लुटेरे से छुट्टी मिलती है। तभी उन्हें डॉग का फोन आता है, जो उन्हें बताता है कि मिसाइल लॉन्च के कारण अब वह उन्हें बंकर में नहीं ले सकता, इसलिए उन्हें अपना आश्रय खुद ही ढूंढना होगा। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, वातावरण अपनी ऑक्सीजन खोना शुरू कर देता है और पक्षी जमीन पर गिरने लगते हैं। इसलिए सभी ऑक्सीजन मास्क लगाता है। वे सड़क पर पैदल चलते हैं। चंद्रमा पर वापस जोगिंद्रा और केसी को पता चलता है कि वे सांस ले सकते हैं और उनके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन ब्रायन को उधर कहीं नहीं दिखा गया। तभी कमरे के अंत में एक दरवाजा खुलता है और वे केसी के शक की परवाह किए बिना उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि जोगिंद्रा का मानना है कि वहां दो अलग अलग ऊर्जा फंसी हुई हैं और उनमें से एक उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है। ब्रायन अभी एक अच्छी ऊर्जा के संपर्क में है। वह एक अजीब कमरे में उठता है और एक सफेद रोशनी से घिरा होता है, जो उसे उन छवियों को दिखाता है जो इकाई उसके साथ बातचीत करने के लिए उपयोग करती है, जैसे कि क्या हो रहा है यह समझाने के लिए सन्नी का रूप लेना। अरबों साल पहले मानव के पूर्वज प्रौद्योगिकी के साथ बहुत दूर एक ग्रह पर खुशी से रहते थे, जिसे पृथ्वी ने अभी तक सपने में भी सोच नहीं सकते। लेकिन चीजें तब बदल गईं जब उनके द्वारा बनाई गई एआई टेक्नोलॉजी आत्मजागरूक हो गई और नैनो तकनीक के अंतहीन झुंडों में बदलकर उनके खिलाफ हो गई, जिसने सभी जैविक जीवन को मार देने लगे। विलुप्त होने से बचने के लिए पूर्वज चंद्रमा जैसे जहाजों में भाग गए, जिनके पास रहने के लिए एक नई जगह खोजने का मिशन था। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां वे जीवन को बनाए रख सकते हैं, सूर्य से सही दूरी पर होने के कारण। यह एआई ब्रायन से बात कर रहा है, जो चंद्रमा का मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम है। मनुष्यों को झुंडों को कोर से दूर आकर्षित करने की आवश्यकता है ताकि चंद्रमा अपनी कक्षा में वापस आ जाए। फिर ब्रायन को अजीब रोशनी से मुक्त कर दिया गया और वो जोगिंद्रा और केसी से मिलते हैं। फिर लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार ब्रायन अपने दोस्तों को जहाज पर वापस ले जाते हैं, जिसे अच्छा ऊर्जा द्वारा मरम्मत की गई थी। झुंड को मारने के लिए ईएमपी को भी अपग्रेड कर दिया गया। नुक्स लॉन्च होने में उनके पास केवल 10 मिनट बचे हैं, तभी ब्रायन ने योजना बनाई। फिर पृथ्वी पर टॉम की बेटियों में से एक का ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया, तो टॉम उसे अपना सिलेंडर देता है, ये बोल के कि उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ दूर जाने की बाद टॉम जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। दूसरों को इस बारे में पता नहीं चला क्योंकि वे थोड़ा आगे जा रहे थे। उधर लड़की आखिर में अपने परिवार के खोजने में कामयाब होते हैं, लेकिन जब वे टॉम को नहीं देखते हैं तो सनी उसकी तलाश में जाने का फैसला करते हैं, जो आसान होना चाहिए क्योंकि आब हवा धीरे धीरे वापस आ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा अंत में पृथ्वी को छू रहा है। सोनी आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो मलबा पर फंस जाता है, इसलिए मिशेल ने उसका मदद करने का फैसला किया। वह उसे एक गिरे हुए पेड़ के नीचे पाते हैं और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का एक साथ उपयोग करके वे उसे दूर ले जाते हैं और एक टूटे हुए पुल पर कूदने के बाद वापस ब्रेंडा और लड़कियों के पास दौड़ते हैं। हर जगह शहर चंद्रमा के दबाव में ढह रहे हैं और सेना ने तय किया है कि यह परमाणु लॉन्च करने का समय है। लेकिन आखिरी सेकंड में डॉग इसके खिलाफ फैसला करता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी पर भरोसा करता है और जानता है कि वह पृथ्वी को बचा सकती है। चंद्रमा के अंदर ब्रायन एक सुरंग के अंदर झुंड का पीछा करने के लिए कठिन युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला खींचता है। फिर वह केसी को रोवर में ईएमपी तैयार करने के लिए कहता है, क्योंकि झुंड को विद्युत संरचना के अंदर जीवन का पता लगाने की जरूरत है, इसलिए उसकी योजना ईएमपी के साथ रहने की है। जोगिंद्रा को यह विचार पसंद नहीं है और जब वह ब्रायन के साथ बहस करती है
तो केसी खुद को ईएमपी के साथ बंद करके मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला करता है ताकि वह इसके बजाय बलिदान दे सके। जैसे ही वह अलविदा कहता है और उनसे अपनी मां को यह बताने के लिए कहता है कि उसका बेटा एक वीर है, वह यह भी स्वीकार किया कि वह एक असली डॉक्टर नहीं है। तभी झुंड रोवर को निगल जाता है और केसी तब तक इंतजार करता है जब तक कि वह सारे अंदर न आए। अंत में ईएमपी को विस्फोट करके एआई झुंड को मार डालते हैं। उधर जबकि जोगिंद्रा पृथ्वी पर जहाज को सुरक्षित से उतार लेते हैं। झुंड के चले जाने के साथ चंद्रमा धीरे धीरे अपनी मूल कक्षा में लौट आता है और पृथ्वी पर मौसम वापस सामान्य हो जाता है। जोगिंद्रा और ब्रायन जहाज से बाहर निकलते हैं और पाते हैं कि न्यूयॉर्क शहर नष्ट हो गया है और बर्फ से ढका हुआ है। सैन्य हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आते हैं और कुछ घंटों बाद दोनों अपने परिवारों के साथ फिर से मिल जाते हैं। इस बीच चंद्रमा के अंदर केसी खुद को अच्छी एआई से बात करते हुए पाता है जो उसकी मां की तरह दिख रहा है, जबकि यह बताता है कि उसने केसी की दिमाग से उसको संग्रहित की है। अब वह चंद्रमा का भी हिस्सा है और वह बेहतर भविष्य के लिए एआई को पुनर्निर्माण शुरू करने में मदद कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नया मूवी के साथ।